हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ आवर PYQ सीरीज़, जिसमें हम कर रहे हैं 1979 से लेके 2024 तक के ईच एंड एवरी PYQ विद एब्सोल्यूट क्लैरिटी एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। आवर गोल इज़ टू इंक्रीज आवर मार्क्स बाय +40 इन अपकमिंग प्रीलिम्स एंड वी विल डू इट। सो हमने इकॉनमी में इस समय नेशनल इनकम, GDP, GNP, WPI, CPI इन सब पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हमने कल एक छोटा सा लेक्चर देखा था जिसमें हमने थोड़ा वार्म अप किया था, थोड़े बेसिक्स समझे थे। अब आज बेसिक्स के आगे हम चलेंगे। कल मैंने आपको GNP, GDP, NNP ये सब कैसे शॉर्टकट में आपको याद करना है और इनसे कितने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैंने आपको सब दिखा दिया था। आज हम इन्हीं को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। कल हमने कहाँ तक कर लिया था? अच्छा हाँ, ये जो PDF है ना, मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है। आप उसको डाउनलोड करके और मेरे साथ साथ भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आज मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। इसके साथ आपका अगला 5 से 7 क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो 2011 को बेस प्राइस मानता है और ये इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ DPIIT के द्वारा पब्लिश किया जाता है। जो CPI है अपना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये 2012 को अपना बेस मानता है और ये NSO के द्वारा पब्लिश किया जाता है। सेम GDP 2011 बेस, तो जब WPI और GDP है ना 2011 बेस हो गया, CPI जो है 2012 का बेस हो गया और ये दोनों NSO पब्लिश करता है CPI और GDP को। WPI इकोनॉमिक एडवाइज़र टू डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरनल एंड समथिंग ट्रेड करके है, फुल फॉर्म इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। CPI इंडस्ट्रियल वर्कर को कौन करता है? अब वर्कर है तो लेबर ब्यूरो, बट इसका बेस ईयर जो है वो 2016 है। तो ये 4 चीज़ें याद रखनी है कि इसका नाम क्या है, किसने प्रोड्यूस किया और इसका बेस ईयर क्या है और आगे चल के इनमें किस चीज़ का कितना कंट्रीब्यूशन है ना। जैसे CPI में हाउसिंग का कितना वेटेज है, CPI में फ्यूल का, फूड का कितना वेटेज है, वो आगे मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो इस CPI WPI सारे इंडिकेटर में 4 चीज़ें याद रखनी है आपको, ठीक है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1996 में क्वेश्चन क्या आया? गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, असर्शन एंड रीजन टाइप का दिया है कि इंडियाज़ नेशनल इनकम हैज़ गॉन अप सेवरल फोल्ड सिंस 1947। बहुत अच्छी बात है कि हमारी नेशनल इनकम जो है वो राइज हुई है। देयर हैज़ बीन नो मार्क्ड इम्प्रूवमेंट इन पर कैपिटल इनकम लेवल। जब नेशनल इनकम बढ़ रही है फिर भी पर कैपिटल इनकम नहीं बढ़ रही है, तो रीज़न क्या होगा? कि जो पॉपुलेशन है ना वो भी साथ साथ बढ़ रही है, क्योंकि पर कैपिटल इनकम क्या होता है? टोटल इनकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। लेट से ये बढ़ रही है तो साथ साथ अगर ये भी बढ़ रही है तो ये बिल्कुल कांस्टेंट रह जाएगा। तो असर्शन इज करेक्ट। अब रीज़न में क्या दिया हुआ है? साइजेबल प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज स्टिल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। ठीक है, जनरल स्टेटमेंट है बट दैट डजंट एक्सप्लेन दिस वन, ठीक। सो असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट दे डू नॉट एक्सप्लेन ईच अदर, ठीक है। 1996 का नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इंडिया रूरल इनकम आर जनरली लोअर दैन अर्बन इनकम। रूरल जो इनकम है वो कह रहा है कि अर्बन इनकम से कम है। ऐसा क्या हो सकता है? व्हाट इज़ द रीज़न? अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स आर इलिटरेट एंड नो लिटिल अबाउट साइंटिफिक एग्रीकल्चर। ठीक है, मे भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। प्राइस ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स आर लोअर दैन द मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स। ये सही है। जैसे आप गेहूँ का लेट से 12 रुपये किलो है, आप उसको आटा बना के या फिर रोटी बना के या उसका बिस्किट बना के बेचोगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो रूरल में सिर्फ प्राइमरी प्रोडक्ट्स खरीदे बेचे जाते हैं, जबकि अर्बन में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का डील होता है, तो इसलिए उनके पास इनकम ज़्यादा होती है। इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर हैज़ बीन लो व्हेन कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री। ठीक है, 1996 का सवाल है, उस समय इंडस्ट्री पे फोकस ज़्यादा था। सो दिस इज़ इन द कॉन्टेक्स्ट। अभी जो ऑप्शन 1 है इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। इसमें कह रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स आर इलिटरेट विच इज़ ट्रू एंड नो लिटिल अबाउट साइंटिफिक एग्रीकल्चर। सो मैं ऑप्शन 1 भी मारता, बट इसमें जो आंसर दिया हुआ है इसने सिर्फ 2 और 3 दिया हुआ है। अब देखो मैं अपना रैशनल बता रहा हूँ कि मैं क्यों मारता, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ फार्मर जो लिटरेट हैं, अगर दे कैन गेट इनटू साइंटिफिक एग्रीकल्चर दे कैन इंक्रीज देयर इनकम, ठीक है। तो इसलिए रूरल इनकम बढ़ सकती है। बट इन्होंने रीज़न उस समय जो दिया था वो ये दिया था कि इलिटरेसी का इनकम से कोई लेना देना नहीं है, विच आई डोंट एग्री। सो आई विल स्टिल गो विद 1, 2 एंड 3। ऑल दो पुराना क्वेश्चन है, सो डोंट नीड टू बी मच बॉदर्ड अबाउट दिस। बस आप ये याद रख सकते हो कि जनरल चीज़ें ये हैं कि प्राइमरी और
मैन्युफैक्चर्ड के प्राइस में डिफरेंस है और इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर कम होता जा रहा है। ठीक है, चलो अब देखो ये पुराना क्वेश्चन है बट मैंने आपको फिर भी करा है क्योंकि इसमें ये दो चीज़ें कॉन्सेप्चुअल थी। ठीक है, सो डोंट बी वरीड कि मैं इतना पुराना हम क्यों कर रहे हैं। अब देखो ये भी 1997 का क्वेश्चन है बट ये जो चीज़ मैंने लगाई है ना, ये आपके PT 365 में आई है 2025 में। सो इट्स वेल अपडेटेड, यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस वन। ठीक है, क्योंकि मैं भी यही नोट्स पढ़ के पेपर में जाऊँगा, सो आई वोंट वेस्ट माई स्पेस एंड टाइम एंड नाइदर योर्स। चलो 1997 में पूछ रहा है कि ह्यूमन डेवलप इंडेक्स HDI इन शॉर्ट फॉर्म, ठीक है HDI कंप्राइजेज लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एंड, मतलब कि लिटरेसी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के साथ और क्या होता है। तो पहले थोड़ा HDI के बारे में पढ़ते हैं। तो HDI जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, तो अभी हमारा जो HDR आया है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट UNDP ने निकाला है, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये PT में आया था। तो इसके 3 डायमेंशन होते हैं, लॉन्ग हेल्दी लाइफ, नॉलेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हेल्दी लाइफ में क्या बोल रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद नॉलेज में क्या बोल रहा है, ईयर्स ऑफ स्कूल मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ये क्वेश्चन भी आगे रिपीट होगा, मैं कराऊंगा आपको, ये भी आया है HDI से ही रिलेटेड। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे डिसाइड होगा कि आपकी पर कैपिटा इनकम क्या है, ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम है ना, ग्रॉस नेशनल इनकम कितनी है। तो ये 3 चीज़ों को जान के आप स्कोर कैलकुलेट करते हो। तो हम अभी ये मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट में है, हमारा 0.64 समथिंग है, ऑल्दो इस ईयर थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है। वो जब हम PT की क्लास करेंगे तो मैं आपको वो करंट वाला कॉन्टेक्स्ट बता दूंगा। ठीक है, अभी चल रही है, मैंने एक ही वीडियो रिकॉर्ड किया, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर सम फीडबैक, जो कि अच्छा है। तो अब नेक्स्ट करेंगे, एक वीडियो में एक PT खत्म होगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोल रहा है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इसके अलावा और क्या है, तो अभी हमने पढ़ा कि नेशनल इनकम पर हेड इन US डॉलर। ठीक है, दिस इज ऑल्सो यूज्ड एज ए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए, है ना। ये 3 चीज़ें, हेल्दी लाइफ, नॉलेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, चलो अब ये 1998 में क्वेश्चन आया कि वर्ल्ड डेवलपमेंट के हिसाब से जो पर कैपिटा इनकम है उसमें लो इनकम कौन आएंगे। तो अभी के लिए अपने ये ज़रूरी नहीं है, बट ये क्वेश्चन अगर 1998 में आ सकता है तो हु सेज कि 2025 में नहीं आ सकता। तो हम 2025 वाला डेटा देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है, अपना वर्ल्ड बैंक निकालता है। तो ये रिपोर्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, तो जो मिडिल क्लास का इन्होंने डिफाइन किया है, वो डिफाइन किया है कि 1135 से लेके $13,845 तक, बहुत बड़ी रेंज है ऑल्दो। तो फिर इसको लोअर मिडिल अपर मिडिल में डिवाइड किया है। तो जो हम लोग आते हैं वो इसमें आते हैं, ये वाला जो रेंज है ना, इसमें इंडिया आता है, तो मिडिल क्लास में ही आ जाए। तो अभी अपने PT में एक वो आया है, एक टॉपिक करके, मिडिल इनकम ट्रैप, है ना। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये दिया हुआ था, तो मैंने उस चीज़ को इसमें से रिलेट करके आपको पढ़ा दिया। तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है ना, कि जो अभी करंट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक ने निकाला है, उसके हिसाब से जो अपना डॉलर रेंज है वो मिडिल इनकम के लिए कौन सी है। तो वो 1135 या 36 जो भी है से 13,845 तक। ठीक है, इंडिया का एग्जैक्ट मत याद रखना, बट याद रख लो कि ये मिडिल इनकम टैप में हम आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम है। ठीक है, एग्जैक्ट डेटा नहीं पूछेगा, आई होप ना पूछे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 1999 में इसने बोला कि पर्सन बिलो पॉवर्टी लाइन इन इंडिया आर क्लासिफाइड एज बेस्ड ऑन वेदर। तो जो सबसे पहले डिसाइड हुआ था ना, वो कैलोरी बेस पे डिसाइड हुआ था। ठीक है, तो उस समय इसका आंसर ये था 1999 में। ठीक है, दैट टाइम, है ना, कैलोरी बेस पे डिसाइड हुआ था कि आपको पर दिन इतना पर्टिकुलर कैलोरी मिल रहा है, तो यू आर अबव पॉवर्टी लाइन, अदरवाइज बिलो पॉवर्टी लाइन। बट दैट इज़ वेरी पुअर मेट्रिक टू जज अ पर्सनस पॉवर्टी। सिर्फ खाना ही नहीं होता, बहुत चीज़ें और आ गई हैं, क्योंकि हम डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फिर तेंदुलकर कमेटी का गठन हुआ, उन्होंने बताया कि आप पर पर्सन एक्सपेंस के हिसाब से आप BPL और APL जो बिलो पॉवर्टी लाइन है और अबव पॉवर्टी लाइन जो लाइन बनाते हैं वो डिसाइड कर सकते हो। फिर सेम सी रंगराजन कमेटी आई, उन्होंने बताया कि फैमिली ऑफ 5 का मेथड यूज़ कर सकते हैं, कि एक पर्टिकुलर फैमिली अगर उसमें 5 लोग हैं तो उनका पर मंथ कितना एक्सपेंस होगा, तो उसके ऊपर उनको एबव पॉवर्टी लाइन, उनके उसके नीचे बिलो पॉवर्टी लाइन। सो अभी तक इससे CDS वगैरह में 2-4 क्वेश्चन आए हुए हैं, बट मेनली इन दोनों का नाम जान के ही आपका काम हो जाएगा। तो अभी हम इस समय पर कैपिटा इनकम पे ही मोस्टली फोकस्ड हैं। जो कैलोरी वाला मेथड था दैट वी डोंट यूज़ एनी मोर। ठीक है,
99 में क्वेश्चन आया, सिंस 1980 द शेयर ऑफ टर्सरी सेक्टर इन टोटल जीडीपी इन इंडिया। ठीक है, अभी अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा अपने PT 365 का, तो उसमें मैंने बताया कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किस तरह से चल रहा है इस समय। सर्विस का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद अपने इंडस्ट्रीज़ का है, उसके बाद अपना एग्रीकल्चर का है। ठीक है, तो अगर ऑफ कोर्स 1980 से अपना जो सोर्स इन इंक्रीज़ है, तो अब मैं आपको ये टर्सरी सेक्टर के बारे में दिया हुआ ना, तो टर्सरी सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर है ना, सर्विस सेक्टर। अभी मैं आपको टाइप ऑफ सारे सेक्टर्स पढ़ा देता हूँ, क्योंकि इससे क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं अपने PYQs में। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आया तो कभी कभी एक ऑप्शन दे के पूछ लेता है, और ये बेसिक नॉलेज है जो आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलो, तो टर्सरी मतलब सर्विस सेक्टर। बाकी सेक्टर कौन कौन से हैं? जैसे जो प्राइमरी सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज को निकालने वाला, जैसे फार्मिंग हो गया, माइनिंग हो गया, फिशिंग हो गया, है ना। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करेगा आप उसको प्राइमरी सेक्टर में ले जाओगे। सेकेंडरी में यहाँ से जो रिसोर्स आया उसको फिनिश्ड गुड में बनाना, जैसे माइनिंग करके आप स्टील लाए, फिर उस स्टील को कुछ बनाना, प्रोडक्शन करना, तो वो सेकेंडरी में आ जाएगा। टर्सरी अभी ऊपर हमने पढ़ा कि सर्विस सेक्टर, जैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, ये दो नए चीज़ें आई हैं। जैसे क्वार्टरनरी में जैसे फोकस ऑन नॉलेज, IT, डेटा एनालिटिक्स, साइंटिफिक रिसर्च, है ना, तो इसको हम क्वार्टरनरी सेक्टर बोलेंगे। एक क्वीनरी आता है, जैसे जो टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट्स हो गए, जो अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, थिंक टैंक्स हो गए, दे कम अंडर क्वीनरी सेक्टर, मतलब ये पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं, हाई लेवल डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, अब दो और तरीके के सेक्टर डिवीज़न होते हैं, रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर। रियल सेक्टर मतलब जो एक्चुअल गुड्स के साथ डील करता हो, है ना, जैसे कि फैक्ट्रीज हो गई, रिटेल हो गया, IT कंपनीज हो गई, सॉरी एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज के साथ, नॉट जस्ट गुड्स। देखो ये प्लैंडर हो जाता मेरे से, आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी बहुत अच्छा तैयार हो जाता है, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो रियल सेक्टर में जो एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में दे जस्ट मैनेज मनी, बैंकिंग एटसेट्रा, तो बैंक, स्टॉक मार्केट, कंपनी, ये सब फाइनेंशियल सेक्टर में आएंगे। और रियल सेक्टर में जो एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। चलो, ये बिल्कुल आप रट लेना, नोट्स में है, इसको अच्छे से याद करके जाना आपको। ठीक है, 2000 में आया, द ग्रोथ रेट पर कैपिटा इनकम एट करेंट प्राइस इज हायर दैन दैट ऑफ पर कैपिटा इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइस बिकॉज द लेटर टेक्स इनटू अकाउंट द रेट ऑफ। अच्छा, अब यही सिंपल बोल रहा है कि जो आपका लेट से जो CPI है एट कॉन्स्टेंट प्राइस और जो CPI है एट करेंट प्राइस। तो करेंट प्राइस में तो आपने जो आज की वैल्यू है उस हिसाब से देख लोगे, बट कांस्टेंट प्राइस में आप क्या करोगे, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करोगे। ठीक है, तो इस वजह से जो आपका ऑप्शन नंबर B विल बी द करेक्ट। सो इंक्रीज इन जो प्राइस लेवल होता है उसकी वजह से जो पर कैपिटा इनकम एट करेंट प्राइस हायर होती है और एट कांस्टेंट प्राइस लोअर होती है। ठीक है, अच्छा, कल मैंने आपको एक पढ़ाया था ना GDP डिफ्लेटर करके, उसको फॉर्मूला जो है वो कमेंट में लिख के बताओ। ठीक है, इन्हीं का यूज करके GDP डिफ्लेटर निकालते हैं। सो आई वांट यू टू राइट डाउन दैट फॉर्मूला। ठीक है, 2000 में क्वेश्चन आया, कौन सा, इसमें पूछ रहा है कि द एवरेज रेट ऑफ डोमेस्टिक सेविंग्स गोज फॉर इंडियन इकॉनमी इज करेंटली एस्टिमेटेड। अच्छा, सेविंग्स के बारे में पूछ रहा है, तो डोमेस्टिक सेविंग्स आप कैलकुलेट कैसे करते हो? सबसे पहले ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग को GDP से आप डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हो, तो जो भी डोमेस्टिक सेविंग रेट होगा ना, दैट विल बी विद रिस्पेक्ट टू GDP। तो अब ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग होती क्या है कि आपका जो टोटल GDP है और आपने जितना कंज्यूम कर लिया, चाहे प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट, तो जो बचेगा है ना, GDP में से कंजम्पशन निकाल दोगे तो उसको सेविंग बोलेंगे, और उसको GDP से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेविंग रेट आ जाएगा। तो अब एक चीज़ जो इसमें इंपॉर्टेंट है, अब देखो ये क्वेश्चन अभी चेंज हो गया है ना, इसका डेटा इस समय चेंज हो गया। 30.7% कॉन्स्टेंट है हमारा जो डोमेस्टिक सेविंग रेट है, दैट इज़ अराउंड 30.7%। अभी देखो फिर PT की बात आ गई। PT 365 में ये हाउस होल्ड सेविंग्स पे RBI के डेप्यूटी गवर्नर ने कुछ बोला है कि जो सेविंग रेट हैं वो कम हो रहे हैं, दिस इज़ द बिग वरी फॉर द इंडियन इकॉनमी। तो वो PT की क्लास में देख लेंगे अपन। हाँ, अभी यहाँ के लिए स्टैटिक में बता देता हूँ कि 13.7% के आसपास ही रहा है अपना एवरेज रेट ऑफ डोमेस्टिक सेविंग, विच इज़ कॉन्स्टेंट फॉर वेरी लॉन्ग। और जिसमें हाउस होल्ड सेविंग है, हाउस होल्ड मतलब जो मैं और आप जैसे लोग हैं, है ना, लेट से हमने 1000 रुपये कमाया, 800 रुपये खर्च कर दिया और हमारे पास 200 रुपये बच गया। ठीक है, तो ये जो 200 रुपये बचा है दैट गोज़ टू द इन्वेस्टमेंट, फिर बैंक लोन देती है, एटसेट्रा एटसेट्रा।
सो वो कंट्रीब्यूशन सबसे हाईएस्ट है, और उसके बाद अपना प्राइवेट का है, फिर गवर्नमेंट का है। ठीक है, चलो गवर्नमेंट हमेशा फिस्कल डेफिसिट में ही रहती है, तो सेविंग्स कहाँ से करेगी, वो तो ऑब्वियस सी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, द टर्म नेशनल इनकम। ठीक है, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि नेशनल इनकम क्या है। चलो एक बार रिवाइज करा देता हूँ, इन केस आपको भूल गया हो तो। कहाँ गया अपना वो, ये रहा, है ना। हमने पहले क्या किया था, हमने जीडीपी कैलकुलेट किया, फिर जीएनपी, फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट, फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट को फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट किया, और मैंने बोला था कि एनसीईआरटी में इसको ही नेशनल इनकम कहते हैं ना। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज अ नेशनल इनकम। बीइंग सेड दैट, लेट्स कम बैक टू आवर क्वेश्चन। काफ़ी कुछ पढ़ने को है आज, इसलिए थोड़ा स्पीड से तो नहीं पढ़ाऊंगा, मैं शांति से ही पढ़ाऊंगा। याद करना समझना ज़्यादा ज़रूरी है, इंस्टेड ऑफ स्पीड एंड कवरिंग एवरीथिंग। सो नेशनल इनकम क्या आपका आ जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिशिएशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी, है ना। ये तीनों चीज़ें जिसमें होंगी, डिप्रिशिएशन, इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी, दैट विल बी आवर नेशनल इनकम। ठीक है, वो जो फॉर्मूला मैंने 4-5 आपको दिया है वो बिल्कुल याद करके जाना, क्योंकि वो फिर जीडीपी से जीएनपी, फिर जीएनपी से एनएनपी, एनएनपी से आपका ग्रॉस नेशनल इनकम या नेशनल इनकम, वो निकालना थोड़ा सा भूल जाता है। तो 2-4 बार आप देखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो नेशनल इनकम में बिल्कुल आप डेप्रिशिएशन निकालोगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालोगे, सब्सिडीज़ को जोड़ोगे, एंड देन यू विल गेट एट नेशनल इनकम। चलो 2001 में क्वेश्चन आया, क्या पूछ रहा है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। वी ऑल नो कि जब तक हमारी पर कैपिटा रियल इनकम नहीं बढ़ेगी, है ना, रियल इनकम में क्या होता है, जो अपना, ऐसा नहीं कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया तो जीडीपी बढ़ गई तो आप उसको बोल दो कि भाई इनकम सबकी बढ़ गई। रियल इनकम मतलब कि जो कांस्टेंट प्राइस पे आप एक्चुअल में कैलकुलेट कर रहे हो ना। एक नॉमिनल जीडीपी होता है, एक रियल जीडीपी होता है। रियल मतलब जो कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, नॉमिनल मतलब जो अपना करंट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो रियल इनकम इज़ द एक्चुअल ग्रोथ फैक्टर। तो जब पर कैपिटा रियल इनकम बढ़ेगी तो उसको हम बोलेंगे कि कंट्री में बहुत ग्रोथ हो रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट 2002 में क्वेश्चन आया, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। अब इसमें क्या बोल रहा है कि द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज सेक्टर इन द जीडीपी। देखो 2002 में मे बी ये चीज़ रेलेवेंट रही हो, बट अभी के लिए इट वोंट बी रेलेवेंट। वही जो मैंने आपको ऑर्डर बताया है कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा सर्विस, फिर मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद एग्रीकल्चर। ठीक है, ये चीज़ें याद करके आप एग्ज़ाम में गेस कर लेना। ठीक है, और हो जाएगा, बिल्कुल डिटेल में एग्जैक्ट जानने की उतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस ये 3 चीज़ याद रखो एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। चलो अब ये चीज़ मैंने प्रेस पीआईबी से लिया हुआ है, जो कि जो यूपीएससी है इस तरह के क्वेश्चन पूछता है ना कि लास्ट के 3 ईयर में ये पर्टिकुलर चीज़ कॉन्स्टेंटली बढ़ी है, घटी है, कम हुई है, ज़्यादा हुई है। तो ये जो अपना इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का लेटेस्ट डेटा है मैं आपको करा देता हूँ, और एकदम इम्पॉर्टेंट वाले है ना। तो देखो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी है वो बिल्कुल बढ़ा है ना, पिछले 4 सालों में 2020 से लेके 2024 तक। जो फिस्कल डेफिसिट है एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो डिक्रीज हुआ है। ठीक है, कॉन्स्टेंटली डिक्रीज इन लास्ट 4 ईयर। ये स्टेटमेंट याद रखना। बाकी जनरली क्या होते हैं कि कम ज़्यादा अप डाउन होते हैं तो आप उनको रॉन्ग कर देते हो, बट अगर आप इन फैक्टर्स को देखो तो पिछले 4 साल में ये बढ़े हैं और ये घटा है। सो ये बढ़ा है मतलब गुड न्यूज़, हम बहुत ज़्यादा कैपिटल पे फोकस कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। फिस्कल डेफिसिट बढ़ा है, इसका मतलब गवर्नमेंट अच्छे फिस्कल पॉलिसीज़ ला रही है, विच इज़ ऑल्सो गुड। चलो 2002 में क्वेश्चन आया WPI पे। ठीक है, तो मैं पहले WPI को पढ़ा देता हूँ। ऊपर मैंने पढ़ाया था कि जो WPI है वो इकोनॉमिक एडवाइजरी टू DPIIT के द्वारा ये प्रोड्यूस किया जाता है, और 2011 इसका बेस ईयर है, और जीडीपी का भी बेस ईयर 2011 है। ठीक है, मैं बार बार आपको रिवाइज कराता रहूँगा, और ये मंथली अवेलेबल होता है, हर मंथ आप कैलकुलेट करते हो कितना प्रोडक्शन हुआ वगैरह वगैरह। और इसमें जो वेटेज दिया है ना वो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को ज़्यादा दिया हुआ है, क्योंकि होलसेल की बात हो रही है, और उसके बाद प्राइमरी आर्टिकल्स जैसे फूड, रॉ फूड एक्सेट्रा, उसके बाद फ्यूल और पावर। और जो WPI है ना, इसमें एक चीज़ और मान लो, इसमें जो टैक्सेस और सब्सिडी हैं वो नहीं जोड़ा जाता। ठीक है, बट जो CPI है
उसमें टैक्सेस और सब्सिडी जोड़ा जाता है। तो ये डिफरेंस याद रखना। तो CPI और WPI में डिफरेंस याद रखना है आपको। ओके, सो हाँ, तो WPI के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा जान लिया। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है? द न्यू WPI सीरीज इज द बेस कम्स फ्रॉम, अच्छा देखो ये पुराना डेटा है तो इसको छोड़ दो, वी डोंट नीड दिस। द न्यू WPI गॉन डाउन 10%, वेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा देखो ये पुराना क्वेश्चन है, अभी में काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। सो इस क्वेश्चन को हम इस स्टैटिक पे ही फिनिश करेंगे, ठीक है। आप ये बस स्टैटिक जान लो, आगे WPI और CPI पे क्वेश्चंस आएंगे वो हम करेंगे, क्योंकि अब 2002 में WPI का जो वैल्यू था, जो कैलकुलेशन थी, वो चेंज हो गई है। सो हम नया वाला पढ़ेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2010 में क्वेश्चन आया, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि द होलसेल प्राइस इंडेक्स इन इंडिया इज अवेलेबल ऑन मंथली बेसिस, हमने पढ़ा था कि मंथली बेसिस पे होता है। कंपेयर टू CPI द इंडस्ट्रियल वर्कर CPIIW द WPI लेस वेट टू द फूड आर्टिकल्स, बिल्कुल हमने पढ़ा था ना कि CPI जो है उसमें फूड का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है, अराउंड 50% होता है। बट जो WPI होता है उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज होता है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का, क्योंकि ये होलसेल प्रोडक्ट के बारे में, होलसेल प्रोड्यूस के बारे में बात कर रहा है। तो दिस ऑप्शन विल ऑल्सो बी करेक्ट, ठीक है। 2010 का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो कि WPI CPI कितना इंपॉर्टेंट है, और सिंपल से 2 लाइन 2 पेज के कॉन्सेप्ट है, उसमें पूरा आपका सवाल हो जाएगा। रैपिड इंक्रीज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अच्छा, रेट ऑफ इन्फ्लेशन हमने कल पढ़ा था, क्या होता है? करंट ईयर का जो आपका CPI चल रहा है फॉर लास्ट, मतलब करंट मंथ का जो CPI चल रहा है, फिर लास्ट ईयर सेम मंथ में जो CPI था, और उसी से आप डिवाइड करके 100 कर दोगे तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। अब देखो बेस इफेक्ट क्या होता है। लेट्स से लास्ट मंथ में CPI बहुत ही कम था, है ना, तो अगर ये कम हो गया, ये कम हो गया, तो इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगा, है ना। तो ऐसा लगेगा कि इन्फ्लेशन लेट्स से 50% हो गया है, बट दैट इज़ नॉट एक्चुअली, दैट केम बिकॉज ऑफ बेस इफेक्ट, क्योंकि इसका बेस जो है वो लो हो गया था, तो इसलिए इसका नाम बेस इफेक्ट देते हैं। तो अब ये क्या बोल रहा है? इट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द प्राइस लेवल्स ऑफ प्रीवियस ईयर ऑन द कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट। तो इसकी वजह से बेस रेट आपका, मतलब इन्फ्लेशन आपका पिक्चर करेक्ट नहीं आएगी, क्योंकि उसका बेस जो है वो डिस्टॉर्टेड था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का सिंपल डेफिनेशन पूछ लिया। क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है? इट इज सडन फॉल इन वैल्यू ऑफ करेंसी, बिल्कुल नहीं, करेंसी से डिफ्लेशन का कोई लेने देना नहीं है। इट इज़ फॉल इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, नहीं, रेट ऑफ इन्फ्लेशन अलग है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन अगर फॉल कर रहा है बट स्टिल इन्फ्लेशन तो हो ही रहा है ना। इट इज़ परसिस्टेंट फॉल इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, बिल्कुल ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इन्फ्लेशन की डेफिनेशन क्या है, तो परसिस्टेंट राइज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये रिसेशन वगैरह बोला था, तो ये फालतू स्टेटमेंट है, आपका C विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब पूछा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जब होगी किसी कंट्री में तो क्या होगी उसमें, बिल्कुल आपको ये सीधा सीधा याद होना चाहिए कि इन्फ्लेशन। अगर देखो कुछ चीज़ें अगर आपको दिमाग में नहीं आ रही ना कि यार क्या होगा, तो आप ना रिलेट कर सकते हो। जैसे कि याद करो कि 2000 में जो चीज़ें, लेट्स से अगर पार्ले जी आपका 2 रुपये का मिलता था, सेम पार्ले जी आज 10 रुपये का मिल रहा है, मतलब प्राइसेस बढ़ी हैं, तो हमारा ग्रोथ भी हुआ है, तो प्राइसेस भी बढ़ी है। ऑल्दो अगर आपने इकोनॉमी पढ़ी है तो ये ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल हलवा होगा, बट स्टिल चलो, ये PIB से मैंने कुछ और चीज़ें ले आया। अब GDP ग्रोथ रेट 9.7 था, 7 आया, फिर 8.2, 6.4, मतलब जिग जैग है, कभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है। बट फूड गिन प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा है, 310, 315, 329, 332, सो इट इज़ ए कॉन्स्टेंट इंक्रीज, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है, वो हमने पढ़ ही लिया। IIP जो है वो अप एंड डाउन है, सो वी कैन इग्नोर दिस। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 607 था, 578 हुआ, मतलब पहले कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ, तो ये भी कम और ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये बस एक सिंपल सा इन्फॉर्मेशन मैं आपके ट्रेंड के लिए ले आया, और फिजिकल डेफिसिट जो डिक्रीज हो रहा है वो आगे हम डिस्कस कर ही चुके हैं ऊपर, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कर लेते हैं। 2011 में पूछा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग, द ग्रोथ रेट ऑफ GDP हैज स्टीडली इंक्रीज इन द लास्ट 5 ईयर। तो अभी के हिसाब से भी ये क्वेश्चन गलत होगा, बस मैं कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ। 2011 में इसका आंसर कुछ और होगा, आज कुछ और होगा, तो उसके लिए आपको ये पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। द ग्रोथ रेट इन पर कैपिटा इनकम हैज स्टेडली इंक्रीज्ड इन द लास्ट 5 ईयर। द ग्रोथ रेट इन पर कैपिटा इनकम हैज स्टेडली इंक्रीज्ड इन द लास्ट 5 ईयर, ठीक है। सो इसमें बिल्कुल दोनों गलत हो गए, तो नाइदर 1 और नॉर 2। बट अगेन अब 2025 में अगर आप पेपर देने जा रहे हो, सो यू नीड
इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2024-25 का डेटा। अब पूरी इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने मत बैठ जाना, ये जो 2-3 माइंड मैप मैंने दिए हैं ये पीआईबी से आया है। एग्जामिनर भी आलसी होता है, वो भी पीआईबी से देख के तुम्हें क्वेश्चन देगा, तुम करके आ जाना, ठीक है। चलो, कंसीडर द फॉलोइंग स्पेसिफिक स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। बिल्कुल अपने इंडिया पे आ जाओ, आप क्या सोचोगे? जब शुरू था तो हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट था, है ना, लोग ज़्यादा पैदा होते थे ज़्यादा मरते थे, सो 2 सबसे पहले आ जाएगा, ये खत्म ये खत्म। फिर क्या हुआ कि हमारी मेडिकल एडवांसमेंट हुई, भूखमरी कम हुई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिर भी बर्थ रेट ज़्यादा थी, डेथ रेट कम हुआ, है ना, 2 से हम 3 पे आए, 2 से हम 3 पे आए, ठीक है, ऑप्शन ये आ गया। अब हम किसकी तरफ जा रहे हैं कि हमारा बर्थ रेट भी लो है और डेथ रेट भी लो है, सो नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स डिक्रीजिंग आवर पॉपुलेशन, ठीक है। 2013 का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें? इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री विल नेसेसरली हैव टू अकर इफ। देखो, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ किसी कंट्री में होना है तो उसके जो टेंजिबल एसेट्स हैं, जो उसमें कैपिटल फॉर्मेशन है वो होना चाहिए, मतलब उसमें ग्रोथ होनी चाहिए, वो वैल्यू जनरेट होनी चाहिए, कुछ वैल्यू एडिशन होनी चाहिए, ठीक है। देयर इज अ टेक्निकल प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, ये वर्ल्ड इकोनॉमी से जोड़ दिया भाई। वर्ल्ड इकोनॉमी में अगर यूएस में प्रोग्रेस हो रहा है तो इससे इंडिया हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। पॉपुलेशन ग्रोथ? बिल्कुल नहीं। जब तक हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बिल्कुल रीप नहीं करते तो पॉपुलेशन ग्रोथ मीन्स नथिंग, इसका उल्टा भी हो सकता है। देयर इज ए कैपिटल फॉर्मेशन, बिल्कुल, ठीक है। तो कैपिटल फॉर्मेशन, द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ग्रोज इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है ना। तो अब ये पीटी 365 में कैपिटल फॉर्मेशन पे एक कॉन्टेक्स्ट आया हुआ है, उसको मैं पढ़ा देता हूँ आपको कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। रिफर्स टू ग्रोथ इन साइज ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ऑफ इकोनॉमी, जैसे मशीनरी हो गया, है ना, प्लांट हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, इवन ह्यूमन कैपिटल, जैसे उनकी हेल्थ बढ़ाओ, स्किल बढ़ाओ, उनको रोबोटिक्स सिखाओ, एआई सिखाओ, है ना, जनरल इंटेलिजेंस सिखाओ, सो दीज ऑल कम अंडर कैपिटल फॉर्मेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 में आया, सिंपल क्वेश्चन है ये। टू ऑब्टेन फुल बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, बताओ भाई क्या करना है इंडिया को? अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड निकालना है तो बिल्कुल सबको स्किल दो, उनसे वैल्यू जनरेट कराओ। अगर सबके पास स्किल होगी एंड दे आर मल्टीप्लाइड बाय द नंबर्स, देन वी विल हैव द कैपिटल फॉर्मेशन, है ना, कैपिटल फॉर्मेशन होगा और हमारी इकॉनमी 50 ट्रिलियन पहुंच जाएगी। दिस इज़ द ड्रीम, दिस इज़ व्हाट वी वांट। चलो ठीक है, 2013 में अब देखो ये क्वेश्चन आई थिंक तीसरी बार रिपीट हुआ कि इन्फ्लेशन किसको बेनिफिट करता है। हमने पढ़ा था ना कि जो लोन लेगा उसके तो मज़े हैं अगर इन्फ्लेशन आ गया तो, बट जो लोन देगा मतलब जो डेटर है उसको जो क्रेडिटर है उसको इन्फ्लेशन से घाटा होता है, जो डेटर है उसको इन्फ्लेशन से फ़ायदा होता है, ठीक है। अब सेम चलो बॉन्ड होल्डर पे लगाते हैं। चलो लेट्स से कि आपने बॉन्ड ले लिया 100 रुपये का, है ना, उस पर 7% का इंटरेस्ट मिलने वाला है, बट अगर इन्फ्लेशन ही 6% है तो आपका एक्चुअल रिटर्न कितना आ जाएगा? लेट्स से 107 मिला, आपका 6 रुपये तो इन्फ्लेशन में चला गया, तो एक्चुअल गेन आपका 1% हुआ। सो इन्फ्लेशन बेनिफिट्स बॉन्ड होल्डर इज़ अ रॉन्ग, है ना। जो बॉन्ड होल्डर है, जो शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट मतलब आप क्रेडिटर हो, आपने किसी को पैसा दिया है, तो आप हमेशा घाटे में रहोगे। बॉन्ड होल्डर बिकम्स क्रेडिटर, ठीक है। आप बॉन्ड लेते हो तो पैसा ही तो देते हो, डेटर को फ़ायदा होगा, क्रेडिटर को नुकसान होगा, तो वन ओनली। चलो 2013 में नेक्स्ट क्वेश्चन आया, क्या पूछ रहा है इसमें? द नेशनल इनकम ऑफ कंट्री फॉर ए गिवन पीरियड इज इक्वल टू, अब देखो नेशनल इनकम पे फिर आ गया, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द नेशनल, ठीक है। बाकी ऑप्शंस देखते हैं, सम ऑफ टोटल कंजम्पशन एंड, बिल्कुल नहीं, कंजम्पशन से क्या लेना देना हो गया। सम ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ ऑल, नहीं, पर्सनल इनकम से कोई लेना नहीं। मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, ये जीडीपी की बात कर रहा है, अब इसमें नेशनल इनकम की बात हो रही है। सो दिस बिकम्स द मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये सही ऑप्शन है, एंड नेशनल इनकम यही, नेशनल इनकम का हमने पूरा डेफिनेशन ऊपर पढ़ रखा है। सो दिस इज़ द कम रॉन्ग वाला ऑप्शन, मतलब कम गलत ऑप्शन ही है, बाकी तीनों इससे ज़्यादा गलत हैं, ठीक है। अब नेशनल इनकम ये जो एग्जामिनर है उसने कहाँ से पढ़ा भगवान जाने, बट उसने बाकी तीनों ऑप्शन ज़्यादा गलत दिए, तो वी केम टू दिस ऑप्शन। चलो, राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस, कह रहा है कि प्राइस कब बढ़ेगा, क्या होगा? इंक्रीज इन मनी सप्लाई, बिल्कुल, लोगों के हाथ में पैसा दे दोगे दबादब खर्च करेंगे तो 1 होगा, तो ये कट गया। डिक्रीज इन एग्रीगेटेड लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है, अगर कोई चीज़ की 30 यूनिट थी, डिक्रीज होकर 20 यूनिट हो गई तो इसका प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा, है ना, सप्लाई डिमांड, सिंपल चीज़। इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड, बिल्कुल, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ जाएगी, तो ऑप्शन 1, 2 एंड 3
ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, सप्लाई डिमांड के हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू द मोस्ट इन्फ्लेशनरी। देखो सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन कैसे क्रिएट होता है, जब आप मार्केट में ना नया पैसा इंट्रोड्यूस कर दो, ठीक है, मतलब आपने आउट ऑफ एयर पैसा क्रिएट कर दिया बिना किसी वैल्यू जनरेट किए, तो दिस ऑप्शन विल बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट। ठीक है, सेम क्वेश्चन 2013 वाला 2021 में रिपीट हुआ, वो आप लोग कर लेना, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट, ऑप्शन भी रिपीट कर दिया था। चलो 2015 में विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया, अब इन्फ्लेशन इस समय हमारा टारगेट कितना है 4 ± 2 का। इन्फ्लेशन डिसाइड कौन करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कंसल्ट करके आरबीआई से। ठीक है, पीटी वाली क्लास में हमने इसको अच्छे से किया हुआ है। तो अब इसमें ऑप्शन क्या पूछ रहा है, विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इंडिया इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नहीं है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ नो रोल, बिल्कुल आरबीआई ही इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, यूजिंग मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में भी हमने पढ़ा है इस बार, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिक्रीज इन मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, बिल्कुल सही। अगर आप पैसा डिक्रीज कर दोगे, रुपीज़ की सप्लाई कम कर दोगे, तो आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, अब 2022 में सेम क्वेश्चन आ गया, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी एंड कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, तो अपना प्यारा आरबीआई है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उसको ये टारगेट है, लीगली बाइंडिंग टारगेट है। ठीक है, लीगली बाइंडिंग है ये। अब इसके डिफरेंट टाइम लाइन्स हैं कि 3 महीने पे अगर नहीं कर पाए, 6 महीने पे नहीं कर पाए, तो वो सब बेसिक्स है, वो आप पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दी विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब देखो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब होगा, जब आप डिमांड को इंक्रीज कराओगे, है ना, डिमांड आपको बढ़ाना है। तो अब कैसे कैसे होगा, आपने एक्सपेंशनरी पॉलिसीज ली, लोगों के पास पैसा बढ़ा दिया, उससे डिमांड बढ़ गया। फिशल स्टिमुलस, बिल्कुल फिशल स्टिमुलस मतलब गवर्नमेंट ने अपनी एक्सपेंडिचर बढ़ा दिए। अब जो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी तो लोगों के पास, या तो लेट्स से वो अगर हाईवे बनवाएगी तो लोग काम करेंगे उस पर, उसको उनके पास पैसा जाएगा, या फिशल स्टिमुलस में बहुत सारा पैसा किसी एक सेक्टर में डाल दिया तो रुपीज़ का सर्कुलेशन बढ़ गया, तो डिमांड बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस नहीं, अगर इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेज मतलब वेज आपका सेम ही रह गया ना, कि लेट से अगर 2011 में आपका वेज था 100 रुपये, 2012 में आपका 106 रुपये हो गया, बट अगर 6% इन्फ्लेशन भी है, तो इनफैक्ट आपकी जो परचेजिंग पावर पैरिटी रही ना, मतलब जो परचेजिंग पावर रही, पैरिटी तो छोड़ो, परचेजिंग पावर जो रही वो सेम रही, तो दिस विल नॉट इंक्रीज द डिमांड पुल, है ना। सो 3 नहीं होगा, 1 और 2 होगा, 3 नहीं होगा, 1 और 2 होगा, तो ऑप्शन पे तो आप सीधे ही आ जाओगे, 1, 2 एंड 4। बाकी भी पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है, हायर परचेजिंग पावर, हाँ ठीक है, वो तो सिंपल डेफिनेशन ही हो गया कि हायर परचेजिंग पावर से ही डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ेगा। राइजिंग इंटरेस्ट रेट, अगर आपका इंटरेस्ट रेट राइज करेगा तो आपको लोन लेने का मन नहीं करेगा, तो आपके पास पैसा कम होगा, तो आप डिमांड कम करोगे। ठीक है, सिंपल, बिल्कुल सब्जी मंडी की तरह याद रखना है, सिंपल चीज़ें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये जो सिमिलर क्वेश्चंस थे मैंने इनको क्लब कर दिया। ठीक है, 2015 में नेक्स्ट क्वेश्चन आया, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसने बोला कि द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी हैज़ स्टेडली इंक्रीज्ड इन लास्ट डेकेड। ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया कि 2025 के कॉन्टेक्स्ट में भी वो जिग जैग ही हो रहा है। इसने बोला कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है, मतलब इन्फ्लेशन हमेशा अगर पॉजिटिव रहा है तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस इसकी बढ़ती जाएगी, क्योंकि एडजस्ट करके ही हम नेट, मतलब जो एडजस्ट करके हम निकालते हैं, तो वो हो सकता है कम हुई हो, बट अगर आप मार्केट प्राइस पे देखोगे तो जीडीपी आपकी बढ़ती जाएगी। अब ये आप वेरीफाई कर लेना कि पिछले 5 साल में क्या हुआ है, दैट विल बी मोर एक्यूरेट फॉर 2025 साइकिल। ऑल्दो आई डोंट थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट इस तरह के सवाल जो ट्रेंड वाले हैं वो यूपीएससी पूछता है, वो मैंने आपको 4 इन्फोग्राफिक्स ऊपर दे दिए हैं, उससे आपका काम हो जाएगा। डोंट कम इनटू द फोमो। ठीक, 2015 का नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी ने इसमें क्या पूछा, इन्होंने पूछा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल लेबर, है ना, ऊपर हमने डिस्कस किया था इंडस्ट्रियल लेबर के लिए कौन करता है, लेबर ब्यूरो। ठीक है, और इसका जो बेस ईयर है वो 2000
2016 है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लो यार, तुम लोग भूल ना जाओ, मुझे डर रहता है। चलो कहाँ गया, ये रहा ना, हमने डिस्कस किया था ना कि सीपीआई इंडस्ट्रियल लेबर जो है लेबर ब्यूरो निकालता है और बेस ईयर 2016 है। चलो देखो ये क्वेश्चन लास्ट में आया, बिल्कुल कहाँ था ये, हाँ ये रहा है ना, इसका बेस ईयर 2016 हो गया, लेबर ब्यूरो इसका ऑप्शन हो गया, बस आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्पाइट बीइंग हाई सेविंग इकॉनमी, ये कह रहा है कि इंडिया जो हाई सेविंग इकॉनमी है, मतलब कि हर बंदा जितना कंज्यूम कर रहा है उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, तो मतलब हाई सेविंग इकॉनमी में हमने ऑलरेडी पॉपुलेशन को फैक्टर कर लिया है। कैपिटल फॉर्मेशन में नॉट रिजल्ट इनटू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट, मतलब कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो जो हाई है। कैपिटल आउटपुट रेशियो हमने कल डिस्कस किया था ना कि एवरी सिंगल पीस ऑफ आइटम को प्रोड्यूस करने के लिए जितना हम पैसा लगाते हैं, जितना हम एफर्ट लगाते हैं, उसको हम कैपिटल आउटपुट रेशियो बोलते हैं। अगर हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो ज़्यादा है तो हमारा जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, कल वाले वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन किए थे इससे रिलेटेड, सो आई होप दिस शुड बी प्रिटी क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट 3-4 क्वेश्चन बचे, उसके बाद अपना ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। 2018 में क्वेश्चन आया, क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जीएनपी डू नॉट कनेक्ट टू हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ। क्या बोल रहा है कि एब्सोल्यूट पर कैपिटा रियल जीएनपी तो बढ़ रहा है बट हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। देखो क्या हो सकता है प्रॉब्लम, इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विथ एग्रीकल्चर आउटपुट, बिल्कुल नहीं, इससे कोई रिलेशन नहीं है। इसने ऑलरेडी बोल दिया कि हमारा जो पर कैपिटा रियल जीएनपी है वो हायर है। एग्रीकल्चर आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विथ इंडस्ट्रियल आउटपुट, बिल्कुल नहीं। अगर ये गलत काट दिया, अच्छा अगर आप मान लेते हो कि आपका ऑप्शन ए सही होगा तो बी क्यों नहीं होगा, तो इसलिए ए बी दोनों गलत होंगे इस केस में। पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस, ठीक है, ये है आपका ऑप्शन कि इवन दो अपना पर कैपिटा रियल जीएनपी बढ़ रहा है बट डिस्पाइट दैट बिकॉज ऑफ पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट हमको हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। आपको वही ना ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। ठीक है, ये तो पूरा मेंस का टॉपिक है, ऑल्दो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। जो ग्रोथ है दैट कम्स ऑन द नंबर पे, है ना, कि कितनी जीडीपी बढ़ी। डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव है कि कितने लोगों के पास एजुकेशन है, कौन एबव पॉवर्टी लाइन है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, सो ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट ये एक टॉपिक है मेंस में, और उसमें ये है कि अगर आपका इवन दो जीडीपी बढ़ रहा है फिर भी हो सकता है डेवलपमेंट ना हो, क्योंकि आपके जो सेकुलर सोशल फैक्टर्स हैं वो नहीं है अच्छे, जैसे पावर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन खराब है, इस तरह से चीज़ें। ठीक है, चलो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज ए कॉन्सेप्ट। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कि ह्यूमन में स्किल इंक्रीज करनी है, मतलब ह्यूमन की वैल्यू बढ़ानी है। ठीक है, जैसे जब आप लोग आईएएस बन जाओगे तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना, एज ए ह्यूमन आप वही रहोगे, 206 हड्डी, 10-20 ग्राम ब्लड, सॉरी 4 लीटर 5 लीटर कितना होता है, ठीक है, आप ह्यूमन वही रहोगे बट एज ए ह्यूमन आप एजुकेशन लेके, वो एक डिग्री लेके, अपना ट्रेनिंग लेके लवासना से आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो उसमें क्या होगा कि इंडिविजुअल ऑफ कंट्री टू एक्यूमुलेट मोर कैपिटल, बिल्कुल नहीं, कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इंक्रीज इन द नॉलेज, स्किल लेवल, कैपेसिटी, बिल्कुल एज ए आईएएस ऑफिसर आपकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, सो आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। एक्यूमुलेशन ऑफ टेंजिबल वेल्थ, बिल्कुल नहीं, वो दिखेगा नहीं, एक्यूमुलेशन ऑफ इनटेंजिबल वेल्थ। ठीक, तो 2 और 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा नहीं, पहले ये क्वेश्चन करते हैं। इन गिवन ईयर इन इंडिया ऑफिशियल पावर्टी लाइन्स आर हायर इन सम स्टेट। ये देखो पावर्टी लाइन हमने अभी डिस्कस किया था ना कि हम प्राइसेस को लेके करते हैं, तो पावर्टी लाइन कहीं कहीं हायर है, कहीं कहीं लोअर है, क्योंकि लेट्स से दिल्ली में महंगाई ज़्यादा है, बिहार में कम है, तो बिहार में हो सकता है पावर्टी लाइन थोड़ी नीचे हो, दिल्ली में पावर्टी लाइन थोड़ी हाई हो। तो सेम यही चीज़ है कि पावर्टी रेट्स में वैरी नहीं, प्राइस लेवल्स में वैरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ठीक है, अगर प्राइस लेवल वैरी करेगा तो पावर्टी लाइन वैरी करेंगी। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेम सिंपल, वही WPI CPI पे पूछा, बोला कि वेटेज ऑफ फूड इन CPI इज हायर देन WPI।
बिल्कुल, हमने CPI में देखा था ना कि अराउंड 50% रहता है, WPI में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर्ड का होता है, तो इसमें ज़्यादा होगा। WPI डज नॉट कैप्चर चेंज इन द प्राइसेस ऑफ सर्विसेज विच CPI डज, बिल्कुल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ नाउ अडॉप्टेड WPI, बिल्कुल नहीं, अभी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या देखती है, CPI, है ना, कंबाइंड ऑल इंडिया वाला, ठीक है, इसी को देख के वो अपना डिसीजंस लेती है। सो 1 and 2 ओनली। चलो, एंड आई वॉन्ट टू कन्वे दिस मैसेज कि नाउ वी हैव फिनिश दिस वन, है ना, थोड़ा लॉन्ग लेक्चर हो गया बट दिस इज मच नीडेड इफ़ यू वॉन्ट टू फिनिश दिस इन दिस वीक। एंड आई वॉन्ट टू थैंक यू फॉर बिलीविंग इन मी, है ना, एक वो गाना है ना कि तुम यूं ही सामने मेरे बैठे रहो, मैं यूं ही मस्त नगमे सुनाता रहूं। सो बस तुम पढ़ते रहो, मैं पढ़ाता रहूं, यही चलेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ तक आ गए हो, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, इफ़ यू लाइक्ड इट, इफ़ यू वांट टू शो सम रिस्पेक्ट and appreciate my effort, then hit like, answer the questions, subscribe to this channel and stay connected, and let's crack this prelims forever. Okay, see you tomorrow. Bye.